हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 2। आई एम होपिंग सो पार्ट 1 आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें हमने देखना था कि क्या है हमारा किसके बारे में देखना था। हमने सबसे पहले देखना था कि हमारा क्या है, जुडिशियल सिस्टम क्या है, ठीक है, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो सब हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है ना। सुप्रीम कोर्ट का कैसे जजेस बनते हैं, क्या टर्म पीरियड होता है, कितनी एज होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम कवर करने वाले हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट, लोक अदालत, लोअर कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आगे कवर करने वाले। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट हमने कवर कर लिया। आपको पार्ट 1 आपने देखा, कोई डाउट तो नहीं था। चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं हाई कोर्ट का। किसका बेटा? हाई कोर्ट का। सो द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट। हाई कोर्ट क्या है बेटा? हाईएस्ट कोर्ट है आपका स्टेट में। Some states and union territories share a common high court such as हरियाणा and पंजाब and चंडीगढ़। जैसे आपको पता है कि हरियाणा पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। शेयर्स a common high court at चंडीगढ़, तो इनका दोनों का कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, पंजाब का भी और हरियाणा का भी। इन ऑल देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन अ कंट्री। हमारे टोटल कितने हाई कोर्ट्स है? 24 है। ये चेंजेस भी हो जाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये है हाई कोर्ट के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के पास अपना एक हाई कोर्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा भी स्टेट के एक कॉमन हाई कोर्ट होता है, ठीक है। जैसे कोलकाता अंडमान निकोबार का एक हाई कोर्ट हो गया, है ना, पंजाब हरियाणा का एक हाई कोर्ट हो गया, इस तरीके से। अब हाई कोर्ट का कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से जजेस होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। सो हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। तो हाई कोर्ट में क्या होता है बेटा? चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस होते हैं आपके। द नंबर ऑफ जजेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ अ स्टेट। नंबर ऑफ जजेस किस पे डिपेंड होते हैं बेटा? साइज ऑफ अ स्टेट पे, ठीक है। स्टेट के अकॉर्डिंग वहां पे जजेस होते हैं, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जितना साइज है उस स्टेट का, उस हिसाब से। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसंट्रेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। देख रहे हो, चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसको कौन कंसंट्रेशन देता है? आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है एंड गवर्नर भी एडवाइस देता है, तभी प्रेसिडेंट उसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसंट्रेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर। सो बाकी सारे जजेस फिर इन तीनों की सहमति से अपॉइंट होते हैं। किसकी? गवर्नर की, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसकी कैसे अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी एडवाइस लेता है? गवर्नर की एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो ये कंपोजिशन हमारा हाई कोर्ट का क्लियर हो गया। आगे देखते हैं बेटा क्वालिफिकेशन क्या है हमारी हाई कोर्ट के जजेस की। सो द क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस आर एज फॉलो। देखिए ये 2 क्वालिफिकेशन याद रखनी है। सबसे फर्स्ट है बेटा, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो किसका सिटीजन होना चाहिए? इंडिया का। सेकंड, ही शुड हैव वर्क एज अ जज इन अ कोर्ट एटलीस्ट फॉर 10 years और एज एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। शुड बी क्वालिफाइड मतलब या तो कोई बहुत एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, या उसने 10 साल तक एडवोकेट किया हो, जज बना हो वो, ठीक है, जज रहा हो 10 साल तक, तभी वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए काबिल है, ठीक है। अब इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं ये लोग, ठीक है। सो द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस होल्ड द ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स तक इनका टर्म पीरियड होता है। They can be removed from the post earlier by the President of India on receiving a motion passed by the Parliament। और इनको रिमूव भी किया जाता है इस कैसे? पार्लियामेंट पास कर दे अगर मोशन, तो वो आपको रिमूव हो जाएगा। अब इनकी फंक्शन एंड पावर क्या है? इसकी भी वही पावर है जो सुप्रीम कोर्ट की थी, ठीक है। सो पावर एंड फंक्शन क्या था? द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन अ स्टेट। हाई कोर्ट क्या? हाईएस्ट कोर्ट है हमारा एक स्टेट में। इट एंजॉयज द फॉलोइंग पावर। इसके पास कौन कौन सी पावर है देख सकते हैं, 3 पावर्स है बेटा। सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सेकंड है अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन एंड थर्ड है सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था।
सबसे पहले बेटा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या चीजें आती हैं? Original jurisdiction. So the original jurisdiction of a high court include matters related to fundamental rights and the disputes related to state election. किसी स्टेट का कोई डिस्प्यूट है या फंडामेंटल राइट्स की कोई चीजें हैं, वो सब चीजें आएंगी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में. नेक्स्ट है एपीलेट जुरिडिक्शन में क्या आएगा? सो द हाई कोर्ट हियर अपील्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस डिसाइडेड इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट. देखिए, कभी अपीलेंट मींस कि अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं उसको लेके कि आप खुश नहीं है उससे, या आप सेटिस्फाई नहीं है, या आपको लग रहा है कि आप मतलब यू वांट टू टेक दैट टॉपिक इन द हायर कोर्ट और हाई कोर्ट बाय द अपीलेंट जुरिडिक्शन. ठीक है. सो द हाई कोर्ट हियर अपील इन अ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस डिसाइडेड इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट. जो भी क्रिमिनल या सिविल केसेस होते हैं उसको आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में. नेक्स्ट है एडवाइजरी jurisdiction. एडवाइस भी दे सकता है. So the high court control and supervise the working of the lower courts by examining their records. Of course, high court है, अब high court के अंडर आ जाएंगे जितने भी lower court, subordinate court है, उनको supervise करना, उसको देखना, उसको advice देने का काम ही हमारा high court का है. It maintain a record of all its decision and proceedings which is quoted by the lawyer of the subordinate court. ठीक है, ये तीन चीजें आपकी आ जाएगी. आगे देखते हैं बेटा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं. हमने हाई कोर्ट देख लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया, हमने देख लिया किस तरीके से कितना इनका टर्म पीरियड होता है, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है. अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं जो हाई कोर्ट से नीचे होते हैं. सो द सब ऑर्डिनेट कोर्ट इंक्लूड ऑल द कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो. जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे बिलो जितने भी कोर्ट्स आते हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही आएंगे. देयर आर डिफरेंट कोर्ट्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट टू ट्राई सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस. अलग अलग कोर्ट्स होते हैं जो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं. Civil cases are tried in the civil cases are tried in a court of district judge. These court can be heard appeals against the lower courts. Smaller civil cases are tried by munsif and some judges in the lower courts. अब ये जितने लोअर कोर्ट में डिसीजन होते हैं ना, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप हायर कोर्ट से जाते हो. ठीक है. सो द क्रिमिनल केसेस आर ट्राइड इन द कोर्ट इन द सेशन जज. जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कौन से कोर्ट में? सेशन जजेस को डील करता है. सो क्रिमिनल कोर्ट आर ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज. The district judge act as the district and the session judge. Criminal cases are also heard by the magistrate in the lower court. ये magistrate भी hear करता है कौन से cases बेटा? criminal cases. The court of the session judges hear appeal against the decision of the lower court. The judges of the subordinate courts other than the district judge are appointed by the governor. जितने भी बाकी judges है उसको कौन appoint करता है? The judge of the subordinate court other than the district judges. डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जितने भी अपॉइंटेड होते हैं गवर्नर फ्रॉम द स्टेट ज्यूरिडिक्शन सर्विस से गवर्नर करता है. दे आर रिकमेंडेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. देयर सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है. अब है लोक अदालत. ये क्या है लोक अदालत? इनका क्या काम होता है? So the legal process in our country has been lengthy and expensive. ये तो आपको पता ही कि हमारा जो लीगल प्रोसेस है इंडिया में वो बहुत लेंदी है एंड बहुत एक्सपेंसिव भी है. बहुत टाइम लग जाते हैं एक एक डिसीजन लाने में, है ना, निर्णय सुनाने में, रिजल्ट सुनाने में, है ना, फैसला सुनाने में. इट टेक लॉट ऑफ टाइम. ओके. In order to save both time and money, लोक अदालत that is people court have been established. इसकी वजह से आपका लोक अदालत जिसको हम पीपल कोर्ट भी कहते हैं ये स्टैब्लिश किया गया ताकि डिसीजन जल्दी से आए जाए. क्योंकि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट एंड आपके हाई कोर्ट के पास खुद ही पहले से इतने काम है और हमारे हर रोज देखिए कितने केसेस फाइल किए जाते हैं. अब वो बस पेंडिंग में चले जाते हैं. बस पेंडिंग में कोई नहीं देख पाता है. साल भर साल ऐसे ही होता रहता है. आपके केस पेंडिंग में ही जा रहे होते हैं. तो वो चीज ना हो, इतना वर्कलोड किसी पे ना पड़े, इसकी वजह से ही हमने लोक अदालत की स्थापना या शुरू किया है. These are voluntary agencies. ये कौन सी एजेंसी है? voluntary agencies है. This system has simplified the legal procedures. इन्होंने क्या simplify किया? आपका legal procedures. The लोक अदालत are presided over the retired judges. अच्छा, अब यहाँ जो retired judges है इधर ये preside करते हैं इन लोक अदालत को. important one. ठीक है. जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, इसमें होते हैं रिटायर्ड जज. The disputes parties present in the case and the matter is settled without a
एडवोकेट। यहाँ एडवोकेट के अलावा मैटर को सॉल्व किया जाता है, दोनों पार्टीज आती है, सुनती है, बातचीत होती है एंड दे कैन सॉल्व द थिंग। द जजमेंट ऑफ द लोक अदालत इज डीम्ड टू हैव अ डिक्रीट इन अ सिविल कोर्ट। The Lok Adalat has proven very effective in providing speedy and the cheap justice to the common people. ये इसलिए ही बनाई गई है मोस्टली कि हम उन लोगों को जस्टिस दे सके जो लोग गरीब है, जो लोग इतना पैसा नॉर्मल कोर्ट्स में जाके नहीं खर्च कर सकते, ठीक है। सो द फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड इन दिल्ली इन 1985 डिसाइडेड 150 केसेस इन अ सिंगल डे। देख रहे हो, उस दिन सबसे पहले दिल्ली में शुरुआत की गई इस लोक अदालत की, जिसमें ऑलमोस्ट 150 केसेस देखे गए। Thus, the लोक अदालत have lightened the burden of other courts as well as, of course, लोक अदालत आने से क्या फायदा हुआ है कि बाकी सारे कोर्ट्स का थोड़ा सा वर्कलोड कम पड़ा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दे डू नॉट टेक चार्जेस यू लॉट्स ऑफ मनी फॉर दैट, है ना, जो कि आपके बाकी कोर्ट्स चार्ज करते हैं, जजेस चार्ज करते हैं, एडवोकेट चार्ज करते हैं, ठीक है। So the लोक अदालत have like पंचायत, लोक अदालत like पंचायत की तरह होती है। So the लोक अदालत are like पंचायत and these makes efforts for mutual agreement and compromise। देखिए यहाँ पे of course रिटायर्ड जज होते हैं, यहाँ पे दोनों पार्टीज आती है, यहाँ पे दोनों के बीच में डिसीजन होता है, बातचीत होती है and they can collaboratively they can handle and solve the issues which is going on, okay। The following types of cases are most suitable to be taken by them। कौन कौन से केसेस मोस्टली यहाँ पे लोक अदालत में आते हैं? फर्स्ट केस है बेटा केस ऑफ कंपनसेशन लाइक दोज अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ है उसका कंपनसेशन है वो। सेकेंड है कोई फैमिली डिस्प्यूट हुआ है, फैमिली, क्रिमिनल, सिविल केसेस, छोटे छोटे ऐसे केसेस होते हैं ना, जमीन का हो जाता है, जमीन को लेके कोई डिस्प्यूट, फैमिली को लेके या कोई और ऐसी चीजें, कुछ वो चीजें आप लेके जा सकते हो। So, family dispute like those of separation, divorce, custody of children, guardianships, debts, family partitions, property। देख रहे हो ये आजकल के टाइम पे सबसे बहुत ज्यादा ये मैटर्स है जो आजकल के टाइम पे हो रहे हैं कि किसकी कस्टडी मिलेगी चाइल्ड को, डाइवोर्स का केस, सेपरेशन का केस, प्रॉपर्टी का केस, ये सारे केस बेटा लोक अदालत में जाते हैं। वहां पे आपके रिटायर्ड जज दोनों पार्टीज को बुलाते हैं एंड वहां पे आपका डिसीजन होता है, वहां पे आपका एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। एंड थर्ड टाइप का केस है लैंडलॉर्ड टेनेंट्स केसेस, एनहेंसमेंट ऑफ रेंट, इजेक्टमेंट, सब लेटिंग, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, मेंटेनेंस ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस, ये सारी चीजें हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब देखते हैं बेटा द मेन टाइप ऑफ जुडिशियल केस। कौन कौन से मेन टाइप के जुडिशियल केसेस होते हैं? जुडिशियल केसेस में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। आपके जुडिशियल केसेस मोस्टली दो टाइप के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। There are some distinctions between the civil cases and the criminal cases which may be stated as follow। क्या डिस्टिंक्ट है, सिविल केसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बीच में अंतर है, मतलब बोथ आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंस है, लेट्स सी। फर्स्ट है बेटा सिविल केसेस आर कंसंट्रेटेड अबाउट प्राइवेट राइट्स। कौन सी राइट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ, प्राइवेट राइट आपकी। While criminal cases are those wrong commitment against the community as a whole। क्रिमिनल केसेस में वो आ जाते हैं केसेस जो पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट, पूरा आपने कोई गलत चीज की है, क्राइम किया है, वो पूरा एक होल कम्युनिटी को लेके चलते हैं वो, है ना। नेक्स्ट है, क्योंकि सिविल केसेस आपके खुद के होंगे, वो पूरी आपकी कम्युनिटी के लिए नहीं। अब जैसे कोई क्राइम हो गया तो वो क्राइम का असर पूरी कम्युनिटी पे पड़ेगा, दैट इज क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस इंक्लूड trespass, negligence, breach of contract, matrimonial cases, etc. While cases of serious matters such as murder, criminal conspiracy, cheating, food adulteration are categorized as criminal cases। देख रहे हो, फूड में adulteration किया आपने, चीटिंग किया, क्रिमिनल मर्डर किया, ये सारे केसेस आएंगे आपके क्रिमिनल केसेस के अंदर, जो सीरियस नेचर है जिनका। And next are the remedies and the procedure of civil and the criminal cases are different। The remedies of civil wrong include the claim of compensation or specific performance or injunctions and such other remedies। The remedies in the criminal cases on the other hand includes awarding punishments to the guilty and compensate the victim of his or her grievance under the specific circumstances। यहाँ पे victim को compensate करने की भी बात होती है
है ना, और पनिशमेंट देने की भी बात होती है। नेक्स्ट है बेटा, मेनी सिविल केसेस आर सेटल आउट ऑफ द कोर्ट बाय द इन्वॉल्व पार्टीज, बट सच इन नॉट इन द केस विद द क्रिमिनल केसेस बिकॉज देयर शुड बी स्टेट ऑल्सो इन्वॉल्व। ऑफ कोर्स जो आपके सिविल केसेस है वो नॉर्मली दोनों पार्टीज को लेकर सॉल्व कर दिए जाते हैं, बट क्रिमिनल केसेस ऐसे नहीं सॉल्व होते। इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस इट इज नॉट सॉल्व लाइक दैट बिकॉज देयर द स्टेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, यहाँ पे स्टेट भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस थोड़े सेंसिटिव सीरियस हो जाते हैं। ये दोनों चीजें समझ में आई? पता लगा आपको क्या चीजें हैं ये? चलिए, डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ कोर्ट्स एंड द पॉलिसी। देखिए कोर्ट्स का क्या रोल होता है और जो आजकल के टाइम पे पॉलिसीज बन रही है, क्या ये दोनों एक दूसरे कनेक्टेड है या क्या ये दोनों दूसरे से डिफरेंट है? कनेक्टेड है या डिफरेंट है? ये चीज आपको समझनी है, पढ़नी है एंड देखनी है। क्या है ये? Is both of these things same or different? Let's see. The court and the policies together play a vital role in the administration of justice, but their roles is quite different from each other. Of course, दोनों के रोल बहुत अलग है। कोर्ट का एंड पॉलिसीज के, दोनों के अपने रोल एंड दायरे, अपने जो फील्ड है वो अलग है। जैसे सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ कोर्ट। कोर्ट का क्या रोल होता है? So as discussed earlier, the court play a vital role in the administration of justice. Court एक important role play करता है in the administration of justice. They try to provide justice to the people and punish the guilty. Of course, court क्या करता है? जो चीज गलत है उसको punish करने की कोशिश करता है। From the lowest district courts to the highest supreme court. हमारे district court से लेके आपका supreme court तक कोर्ट चलते हैं, top to high, high to top. ठीक है? So from the lowest district court to the highest Supreme Court level, these courts try to verify the fact closely and hear the argument of both parties. Appellant and respondent support by witnesses. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? दोनों आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व किया जाता है, समझा जाता है कोर्ट में जाके। After a close examination of a whole cases, they given the judgment. Of course, कोर्ट में क्या होता है? आपकी दोनों पक्षों को अच्छे से सुना जाता है, समझा जाता है एंड देन उसके बाद डिसीजन सुनाया जाता है। So in either of the parties is not satisfied with the judge, they can appeal to the higher court. अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है उस डिसीजन से, जो डिसीजन लिया गया है आपकी लोअर कोर्ट में, तो आप हायर कोर्ट में भी अपना जा सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। ठीक है, besides deciding the case of the individual, the courts also play a vital role in the administrative setup of a country in the following ways. और क्या क्या चीजें हमारी we can say कोर्ट्स करती हैं? सबसे पहले करते हैं, दे एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कोर्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करने के, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ गलत ना हो। सेकेंड है, दे प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड है, दे कीप अ चेक ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की पावर है उसको देखते हैं। दे कैन डिक्लेयर सर्टेन लॉ अल्ट्रा वायरस एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कुछ लॉ को नॉन कॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट्स का ये काम है कि किसी के साथ गलत ना हो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूल्स रेगुलेशंस बनी है उसके साथ भी ना हो। फोर्थ है, दे डिसाइड द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और डिस्प्यूट राइजिंग्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। वो क्या करते हैं? कोर्ट्स कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर स्टेट या सेंटर के बीच में, या सेंटर या फिर या किसी दो स्टेट के बीच में, या सेंटर या स्टेट के बीच में, वो भी सॉल्व किया जाते हैं कहाँ पे? कोर्ट्स में। एंड फिफ्थ है, दे डिसाइड द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑन द मैटर ऑफ अ लॉ। दे एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑन द मैटर ऑफ द लॉ। जो कोर्ट है, जो जजेस है, वो आपके प्रेसिडेंट को और गवर्नर को एड एंड एडवाइस भी देते हैं। तो ये मेन काम है किसका? कोर्ट का। ठीक है, इसलिए कोर्ट बनाए जाते हैं, ये मेन रीजन है। नेक्स्ट है, रोल ऑफ अ पब्लिक प्रोसीटर। रोल क्या है आपका पब्लिक प्रोसीटर का? सो पब्लिक प्रोसीटर आर गेजेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू हेल्प द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर इन अ ऑर्डर टू कीप अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम क्राइम्स। देखिए, ये पब्लिक प्रोसीजर का प्रोसिक्यूटर इसलिए ही रखा जाता है ताकि कोई भी अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ ये हम बोल सकें। ओके, कोई भी क्राइम हो रहा है सोसाइटी में तो उसके अगेंस्ट हम बोल सके, ये गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। ओके, क्या होते हैं ये? सो पब्लिक prosecutors are gazetted officer appointed by the state to help in the prosecution.
of offenders in order to keep the society free from the crimes. These officers are situated in the court building. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऑफिसर्स होते हैं जो चीजों को ठीक करते हैं, मतलब जो आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं. Next, the present criminal system is based on the principle that any crime committed by an individual is a crime against the society he lives. अगर किसी ने क्राइम किया, किसी इंडिविजुअल ने क्राइम किया, तो उसकी पूरी होल सोसाइटी सफर करती है फिर. So therefore the prosecutions and punishments of the crime is the responsibility of the state. तो इसी की वजह से ये प्रोसिक्यूशन करना एंड पनिशमेंट देना उस इंडिविजुअल को, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि और लोग कभी ऐसा क्राइम फ्यूचर में करने का सोचे भी ना. बट हमारी पनिशमेंट ही इतना टाइम लगा देती है कि तब तक मजाले कितने सारे लोग वो चीज, वो क्राइम, वो हीनियस क्राइम करने लग जाते हैं. Such prosecutions on behalf of the state is undertaken by the public prosecutor. यहाँ पे public prosecutor आता है जो ऐसे केसेस को लेता है. The public prosecutor is required to play an impartial and neutral role in helping the prosecution of all the charges sheet by the police. ये इनका काम होता है न्यूट्रल, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. ठीक है, so it is quite difficult task because he faces tremendous pressure from the government as well as from the powerful and influenced people. Of course वो एक ऐसी पोजीशन में, वो गेजेटेड ऑफिसर, उसको हर जगह से पावर आती है ना, कि गवर्नमेंट की पावर होती है, उसको जो इन्फ्लुएंशियल लोग वो उसको पावर देते हैं कि आप हमारे फ्लेवर में ही डिसीजन देना, इस तरीके की चीजें होती हैं. Public prosecutor is expected to all the evidence in the procedures before the court. During the investigation stage until the filling of the charge sheet, the investigation agency is in control of proceeding. After the charge sheet has been filled in the court, the public prosecutor takes over, both play a complementary role in the judicial system. इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अब पुलिस का क्या रोल है हमारे आज के टाइम पे? पुलिस कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं? ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है. सो द पुलिस इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है. During the colonial rule, the main function of the police comprises of enforcement of the law, maintenance of order, and investigation of crime, detention of criminal, arrested, collection of evidences, and getting conviction. मतलब ये चीजें, मेन चीजें पुलिस की होती थी. कोई डिटेंशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, एनफोर्समेंट करना है लॉ को, या इन्वेस्टिगेशन करना है, या मेंटेनेंस करना है, ये सारी की सारी चीजों का देखना और उनको संभालने का काम हमारी पुलिस का होता था. These functions of the police are called traditional function. इन्हीं फंक्शन को ट्रेडिशनल फंक्शन कहते हैं, जो चले आ रहे हैं. ये काम तो पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन, मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इन्वेस्टिगेशंस करना, प्रोसीजर्स करना, डिटेंशन करना, ये सारे काम हम पुलिस को दे रखे हैं. With the draw of independence and democracy in India, the concept of police functions underwent changes. ऐसे धीरे धीरे करके पुलिस के फंक्शन चेंजेस हुए हैं. Now the police is supposed to do many welfare functions which include service to the weaker sections, women, children's, handicap, etc. as per the rule and the process of law. आज के टाइम में चीजें चेंज भी हुई है. उनका ये काम तो है ही पुलिस का, बट कुछ ऐसे काम भी करना है जो वेलफेयर कर सके किन लोगों की, जो वीकर सेक्शन है, बैकवर्ड क्लास है, वुमेन्स है, इनके लिए. For checking the efficiency of the police, some scholars have suggested various norms, some of which as follow. देखिए ये कुछ norms है. Feeling of the security in the society. Second, willingness of people to cooperate and participate in the prevention of crime. Maintenance of law and order with the people, cooperation. ये चीजें किसकी है? पुलिस की. के फीलिंग, सिक्योरिटी, कॉपरेशन हो लोगों में, प्रिवेंट हो, क्राइम ना हो. फीलिंग ऑफ सर्विस इन द पुलिस पर्सनल टुवर्ड्स द वुमेन, चिल्ड्रंस एंड हैंडीकैप. एंड फिफ्थ इज सर्विस ऑफ द पुलिस टू द पीपल ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज. कभी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए उस टाइम पे हेल्प करना. रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करना. प्रॉम्प्ट विजिट द पुलिस ऑन द साइड ऑफ इंसिडेंट एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, उधर जाना और पूरी इन्वेस्टिगेशन करना वहां की. So it is a desirable that the state initiative efforts to update the Police Act to hold democratic value and culture and equip the organization with the latest gadget. और ये चीज भी देखना कि हमारी फोर्स में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में
अच्छे गैजेट्स आए, है ना, अच्छी टेक्नोलॉजी आए, ताकि हमारा जो ये इन्वेस्टिगेशन का चीज दायरा है वो और बढ़ जाए। ये है पुलिस का काम। पुलिस का काम पता लगा? हम सारे काम देख रहे हैं। जजेस का क्या काम है, पुलिस का, कोर्ट का। अब देखते हैं एफआईआर का क्या काम है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो हमेशा आपने सुना होगा न्यूज में, टीवीज में, एफआईआर लिख दो, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर लिखना। तो ये होती क्या है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सबसे पहला एक स्टेप होता है अगर कोई क्राइम होता है तो ये लिखवाना। So the first information report, FIR, is the information that a police officer received about the commission of a crime. जब ये क्राइम होता है सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। The following are the some of the silent feature of the law regarding the first information report. अब ये कुछ फीचर्स है बेटा आपके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के। कौन कौन से है? सबसे फर्स्ट, an FIR must be logged in writing, duly signed, and the copy must be hand over to the format. Of course, आपको पूरा FIR आपकी साइन होनी चाहिए, पूरा लिखा होना चाहिए। Second, it is generally in a complement logged with the police by the victim of the cognizable offense. Cognizable offense. It is not necessary that only the victim file a FIR. Only who knows about the commission of cognizable offense can file a FIR. Next, a police officer who comes to know about the cognizable offense can file a FIR himself. And FIR must contain the place, date, and the time of incident. A detailed description of incident is also very necessary. An FIR can be filled at any police station in the country. It is duty of the police officers to send it to the police station which has a jurisdiction over the matter. देखिए आप FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में कंट्री के लिखवा सकते हो। ये वहां के पुलिस स्टेशन का काम है कि वो रिपोर्ट को या वो FIR को अपने आपके जुरिडिक्शन के एरिया में ट्रांसफर करें। आप FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, when the information about the cognizable offense is given orally, the police must written it down. पुलिस को लिखना है अगर कोई इंसान आपको बता रहा है चीजें। नेक्स्ट, every complaint has to be right to ask for copy of a FIR free of cost. देखिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट FIR की कॉपी भी मांग सकते हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। And 10th है, there is no fixed time for filling an FIR, but it has to fill at earliest as after the incident. देखिए ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, बट जब इंसिडेंट हुआ है आपको जितना जल्दी FIR दर्ज करवा सके आप करवा दीजिए, उतना अच्छा। ये है FIR। क्लियर? आगे देखते हैं, डिनाइल टू लॉग्ड ए कंप्लेंट। अगर कोई मना कर दे, हम नहीं लिख रहे FIR, तो क्या करोगे आप? कुछ कर सकते हो आप? लेट्स सी, the denial to log or complaint or is illegal in a part of a police officer. ये illegal है, पुलिस ऑफिसर के पार्ट पे illegal है। आपने कहा ना मैं आपकी कंप्लेंट लिखा दूंगी या लिखा दूंगा, वो फटाक से लिख लेगा FIR आपकी। Because an FIR is an important document for starting the process of a criminal justice. ये सबसे पहला स्टेप है आपकी प्रोसीडिंग को शुरू करने का। अगर FIR ही नहीं लिखी तो आपको कोई जस्टिस नहीं मिल सकता। So after the FIR is registered, the police take up the investigation in a case. FIR दर्ज होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होती है। If a police officer in charge of a police station refuse to register the FIR, the complaint can resolve to the following ways. अगर उसने मना कर दिया कि मैं नहीं लिख रहा, जाओ आप क्या कर लोगे, आप ये सब चीजें कर सकते हो। आपको 4 ऑप्शन बता रहे हैं। सबसे पहले, द रिपोर्ट मस्ट बी सेंड इन राइटिंग टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस स्पेसिफाइंग ऑल द डिटेल ऑफ द इंसिडेंट कंसर्निंग द रिफ्यूजल ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन द रजिस्ट्रेशन द केस। आप ये सुपरिटेंडेंट को पास कर सकते हैं एक एप्लीकेशन लिख के कि ऐसे ऐसा इंसिडेंट हुआ और ये इसकी FIR मेरी नहीं लिखी जा रही है इन द रजिस्टरिंग, मेरी रजिस्टर नहीं किया जा रहा है मेरा केस, FIR नहीं लिखी जा रही है। सेकेंड है, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस और इवन द हायर ऑफिसर्स, इवन द डिप्टी इंस्पेक्टर, दैट इज DIG, the Deputy Inspector General of the Police may be contacted and informed about the complaint. आप सीधा हायर अथॉरिटी को भी कंप्लेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट में बी फाइल। प्राइवेट कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। एंड लास्ट, इफ द पुलिस ऑफिसर डज नॉट रजिस्टर अ केस एंड डज नॉट टेक एनी एक्शंस और डज नॉट इट इन द बाइस मैनर, द कंप्लेंट मस्ट बी मेड टू द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। आप सीधा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को फाइल कर सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑन नॉन एक्सेप्टिंग एफआईआर बाय द पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर कोई एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है तो आपको क्या करना है। ऑन February 22, 2006, the Supreme Court held the police cannot refuse to register an FIR or a formal complaint simply on the basis of doubt of credibility of a received complaint. आप नहीं मना कर सकते. Next, the bench of judges of H.K. Sima and K.R. Lakshmi Namba quoted an early decision said it is mandatory for the police officers to register a complaint of a conceivable offense and the police could not prejudice the issue in the case. At the stage of registration of a case, the police officer cannot embark upon an inquiry whether the information is liable or not. The police must have to register the complaint. पुलिस को रजिस्टर करनी ही करनी है कंप्लेंट. ये है आपका चैप्टर. आई एम होपिंग सो चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया चैप्टर अच्छे से. सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन. फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड. कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली, न्यू दिल्ली. नेक्स्ट, चीफ जस्टिस हेड द. चीफ जस्टिस कहाँ होते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस आपके हाई कोर्ट में भी होते हैं, सेशन कोर्ट में भी होते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज अ पावर टू डिक्लेयर लॉ नल एंड वॉइड. ऑफ कोर्स इतनी पावर तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ही है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक. सुप्रीम कोर्ट इज द, कौन सा कोर्ट है ये? हाईएस्ट कोर्ट इन द इंडिया. हाईएस्ट है, बिल्कुल है. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ. इसका गार्जियन है, देखो ये देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा और आप भूल गए. देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये देखो मैं दिखाती हूँ. हाँ, ये रहा. सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यहां आएगा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, चलिए लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65. नेक्स्ट, सिविल केसेस आर ट्राइड इन सिविल कोर्ट्स. कौन से कोर्ट? Criminal cases are tried in criminal court. Next, true and false. सबसे पहला, the Supreme Court here appeal against the court. Against the court? No. Next, the Chief Justice of Supreme Court is appointed by Prime Minister. False. President करते हैं, है ना? Next, cases that are concerned about private rights are called civil cases. Civil cases, बिल्कुल सही. Next, the total number of judges in Supreme Court is 26. No, 33. False. Next, original jurisdiction means the authority to hear cases for the first time. Yes. No. Original jurisdiction में क्या आता है? जो स्टेट सेंटर के रिलेशनशिप के होते हैं, है ना? और ये ऐसे भी केसेस उसे फर्स्ट टाइम आते हैं, तो इट इज ट्रू. नेक्स्ट, अब सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं. फूड एडल्ट्रेशन क्रिमिनल केस के अंदर आता था, हमने पढ़ा है. अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है. पब्लिक प्रोसीजर क्या करते हैं? वर्किंग करते हैं लोअर कोर्ट्स में. एंड हाई कोर्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज किसको करता है? गेजेटेड. ओके ओके, पब्लिक प्रोसीजर तो हमारे, एक मिनट, पब्लिक प्रोसीजर क्या थे हमारे? गेजेटेड ऑफिसर थे, ये तो हमने पढ़ा था. एंड आपके हाई कोर्ट्स कंट्रोल एंड सुपरवाइज किसको करते हैं? लोअर कोर्ट्स को. ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट, हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, व्हाट इज लोक अदालत एंड द यूज? लोक अदालत इज द पीपल कोर्ट in which the resolve and the dispute are solved by the mutual understanding, by the mutual connections they can solve. Okay, describe the type of court. Civil court and the criminal courts are there. What is FIR? First information report. Next, this is the hierarchy of the court. देखिए स्टार्टिंग में जो हमने हायरार्की पढ़ी थी, सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं. ये हायरार्की आपने मेंशन करनी है, ये ठीक है.
ये है हायरार्की के आपके सबसे हाईएस्ट में कौन आता है, फिर उसके बाद फिर सबसे नीचे कौन है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द मेन फंक्शन एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर है, एडवाइजरी की है एंड अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन की पावर है, ये मेन पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ज्यूरिडिक्शन, डिस्क्राइब द ज्यूरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ द हाई कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन मतलब उसका दायरा, ठीक है। तो उनकी भी कौन कौन सी हाई कोर्ट की पावर थी, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। Next, what is the need and importance of judiciary? Judiciary has a very important role. So that's why in our country can able to function properly just because of the which? Just because of the judiciary. So judiciary are we can say solving the issues. Okay, seeing that the law is implemented or not. Okay, if something is happen, if any dispute happen, you can reach to the court. Okay. नेक्स्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या होते हैं, ये भी केसेस को सॉल्व करते हैं, लोअर कोर्ट्स में होते हैं ये, ठीक है। ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।